और जानेंगे कि काफ़ी लंबा संघर्ष है। कोविड आया बीच में, कोविड से पहले की तैयारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा संघर्ष है। और इस इतने लंबे संघर्ष में ये टूटा नहीं टूटा, फिर गिरा, कैसे उठा, ये सारी चीज़ों पे हम बहुत शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, आज मेरे सामने ये दिव्य है, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। बहुत पुराना इन द सेंस कि कोविड से पहले का है, और यही सही बात है। मैं ऐसा आपसे नहीं कहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में आए हैं और कुछ बताएगा आप लोगों को, लेकिन जो वास्तविकता है उस वास्तविकता के अनुसार कोविड से पहले ये हमारे पास आया था, हमारे पास तैयारी किया। आज इसका CHSL का एग्जाम था, और ये CHSL का एग्जाम देने गया और वहाँ से फ़ोन किया एग्जाम देने के बाद, और शायद इसके दिल में इच्छा जागी कि सर से मिलने चलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एटलीस्ट मिलने आया। और इसी बहाने हम थोड़ा CHSL पर भी इससे चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि काफ़ी लंबा संघर्ष है। कोविड आया बीच में, कोविड से पहले की तैयारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा संघर्ष है। और इस इतने लंबे संघर्ष में ये टूटा नहीं टूटा, फिर गिरा, कैसे उठा, ये सारी चीज़ों पे हम बहुत शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि अभी फिलहाल इसके जीवन में क्या चल रहा है और किस तरह के इनके जीवन में रिजल्ट्स हैं। बड़ा अच्छा लगा कि तुम मिलने आए बड़े समय के बाद। कहाँ से ये गवर्नमेंट जॉब का डिसीजन शुरू हुआ, उसको लेकर चले, और अभी तक क्या हुआ, थोड़ा इस पर बताओ। फिर हम लास्ट में चल के CHSL जो आज आप दे कर गए हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यार शुरू से ही मुझे आईटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। जैसे जॉब लोग सोचते थे कि हम बीटेक करेंगे, कि जिस टाइम मैं पढ़ रहा था उस टाइम बीटेक के लिए बहुत क्रेज था बच्चों में। ये लेकिन कब की बात है? मतलब आप जो बात कर रहे हैं कब की, किस ईयर की बात है? मैं बात कर रहा हूँ सर 2015 की। अच्छा। 2015 में मैं बीएससी ऑनर्स कर रहा था। हम्म। तब मेरे घर पे भी बोला कि हम्म। बीटेक कर लो या फिर जेई की तैयारी कर लो। हम्म। मैंने जेई का पेपर भी दिया घर अच्छा। वालों के कहने पे। हम्म। लेकिन मेरे उसमें माइनस में नंबर आए। हम्म। तो मैं समझ गया कि हाँ, मेरा इधर कुछ नहीं होने वाला। हम्म। तो मैंने उधर जाना ही छोड़ दिया। ओके। उसके बाद मैंने फिर ऑनर्स किया। हम्म। फिर यहाँ पर आया बिजनौर से। तो ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी आपकी? मेरी 2018 में कंप्लीट हो गई थी। 15 में फर्स्ट ईयर था? 15 फर्स्ट ईयर। ओके। उसके बाद मैं गाजियाबाद आया। ठीक। गाजियाबाद मेरी बहन रहती है, हम्म। उनके पास रहा। फिर मैंने सर्च किया हम्म। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर भटजी नगर का नाम है दिल्ली में। हम्म। तो पहले वहीं गया था मैं। ओके। लेकिन इतनी भीड़ देख के मेरा मन नहीं किया वहाँ कोचिंग करूँगा। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये दो मुझे नाम दिखे। हम्म। तो मैं आपके पहले, क्योंकि आपका जो है वो नए गाजियाबाद में भी हम्म। वहाँ पर था, विजयनगर में। हम्म। वहाँ भी गया था लेकिन आप वहाँ मिले नहीं। हम्म। फिर मैं मुखर्जी नगर से डायरेक्ट यहाँ आया। हम्म। उस दिन भी आप नहीं मिले मुझे। हम्म। फिर मैं दूसरे दिन आया। हम्म। फिर उस दिन आप मुझे मिले, हम्म। मैं आपसे बात भी की। हम्म। लेकिन मैं उस दिन क्लास नहीं ले पाया। हम्म। उसी दिन ओके। मैंने उस दिन वहाँ क्लास भी ली। हम्म। लेकिन वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा पढ़ के, हम्म। क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ इतनी सारी थी हम्म। कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टीचर एक को पढ़ाएंगे सबको कैसे पढ़ा देंगे एक साथ। हम्म। फिर मैं नेक्स्ट डे यहाँ पर आया। ओके। मैं सर फ्रैंकली बताता हूँ कि मैं वो डेमो लेने नहीं आया था। हम्म। मैं सिर्फ पढ़ने आया। हम्म। पढ़ने आया मैं, अच्छा लगा मुझे पढ़ के। हम्म। फिर यहीं पढ़ा मैं। अच्छा। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स बने, हमारा सब अच्छा चल रहा था। हम्म। उसके बाद फिर एक ब्रेक डाउन आया कि हमारे साथ के जो भी बैचमेट्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। हम्म। वो डाउनफॉल होने लगा, पता नहीं शायद उनको बहुत टाइम हो गया था तैयारी करते हुए। हम्म। तो डाउनफॉल हुआ फिर। लेकिन तब भी मैंने नहीं छोड़ा आना। हम्म। मैं पढ़ता रहा, अकेले पढ़ता रहा। हम्म। आपके साथ ही जितने भी बैच होते थे सब लिए, हम्म। आपके साथ ही खाना खाया। हम्म। लेकिन फिर मेरे अंदर भी वो डाउनफॉल आने लगा। हम्म। फिर मैंने यहाँ से छोड़ दिया और मैं अपने घर चला गया बिजनौर। हम्म। फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ली, हम्म। लेकिन वहाँ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। फिर मैंने जॉब भी की हम्म। स्कूल
जॉब की। उसके बाद फरवरी 2019 में पता नहीं अचानक मन में आया कि मुझे फिर से वापस जाना जाना चाहिए। चाहिए। फिर मैं वापस आया। फिर उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया था। फिर मेरा कंप्लीट डाउनफॉल हो गया। 2020 2021 पूरा डाउनफॉल में गया। ओके। फिर मैंने पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आई कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से स्टार्ट किया। फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ, CISF फिजिकल हुआ। उसके बाद रिटर्न भी हुआ, क्लियर हो गया है। ओके। अभी बस उसकी डेट आनी बाकी है मेडिकल की। हाँ, ये बीच में मुझे आपने मैसेज करके फोन करके बताया था कि मेरा CISF का सारा हो गया है। अब ये मुझे लगता है ये भी काफी टाइम हो गया इसको भी। इसको सर ये कोविड से पहले का ही है। कोविड से पहले आपने इस एग्जाम को दिया था? एग्जाम नहीं दिया था, कोविड से पहले मेरा फिजिकल हुआ था। फिजिकल हुआ था। उसके बाद कोविड के बाद दोबारा फिजिकल हुआ। अच्छा। पता नहीं शायद कोई कुछ होगा मिसिंग CISF की तरफ से। ओके। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ, रिटर्न क्लियर हो गया। अब सिर्फ मेडिकल ही बाकी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न वेरिफिकेशन भी भी क्लियर हो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया। अगर मेडिकल हो जाए तो सीधा ज्वाइनिंग करें। Joining हो जाए। लेकिन एक लंबा समय लगा, बहुत काफी। लंबा समय। मतलब मुझे लग रहा है कि 3 चल रहा है, 2000 4-5 साल की कहानी हो गई है। 2019 अगस्त में मेरा फिजिकल हुआ था पहला। अच्छा। तो आप लगा लीजिए 2023 चल तो ये कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन भी मोटिवेशन का हिस्सा बना कि चलो कुछ तो मिला। इतने संघर्ष के बाद, इतने अप डाउन्स के बाद मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे मिस हो गई है ये, क्योंकि 2 साल बिल्कुल इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था। मुझे लगा शायद मुझसे मिस हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से मेरे पास मैसेज आया कि आपका दोबारा फिजिकल हो रहा है। अच्छा। तो वहाँ से मुझे हाँ लगा कि शायद कुछ हो जाए। ये पिछले साल ही आया 2022 में। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि अगर इसमें हो सकता है तो किसी और में भी हो सकता है। बिल्कुल। फिर मैंने और दिया एग्जाम। तो अब जो मतलब इतना अप डाउन, कोविड आना, पढ़ाई छोड़ना, बीच में लाइक अपने फ्रेंड सर्कल को डाइवर्ट होते देख के खुद डाइवर्ट होना, है ना, इन सब उतार चढ़ाव के बाद भी रेगुलर एग्जाम आप देते रहे? हाँ, रेगुलर एग्जाम कोई नहीं छोड़ा। तो बीच में कोई और ऐसे एग्जाम जिनका प्री निकला हो, जिसका आपने मेंस लिखा हो, या मतलब किसी हद तक पहुंचे हो जिससे मोटिवेशन मिला हो, या सब में फेल्योर ही होते हैं? हाँ, 1-2 एग्जाम हुए जिसका प्री निकला भी। लेकिन वो प्री निकला लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उससे। अच्छा। एक होता है ना कि हाँ हमने प्री दिया, पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है कि हमने छक्का मार दिया उसमें, वो वाला नहीं हुआ। बिल्कुल गिरते पड़ते पास हुआ। शुरू के दौर में कैसा रहा था पढ़ाई का माहौल? जैसे कहा कि कुछ समय बाद लोगों को देख करके मेरे अंदर की भी एनर्जी कम होने लगी थी, है ना? तो उससे पहले जब शुरू के कुछ समय आपने पढ़ाई की हम लोगों के साथ, या सेल्फ स्टडी आपने घर पे जा करके, तो उस समय का एनर्जी क्या था? उस समय की एनर्जी तो बहुत अच्छी थी शुरू में, क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी कोचिंग करने की। उससे पहले कभी कोचिंग नहीं की थी। बहुत एक्साइटमेंट थी। और उससे पहले मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ था एक, SSC GD। अच्छा। उसका प्री क्लियर हो गया था। वो तैयारी के दौरान, वो तैयारी मतलब के शुरू दौरान। के तैयारी के दौरान, शुरू जब नहीं जब किया आप था। लोग डिमोटिवेट नहीं हुए, या हाँ। ये डिमोटिवेशन का बेसिक कारण क्या था? कोचिंग था, या फ्रेंड्स का डाइवर्जन था, या टीचर्स का लाइक लीनियंट होना था, क्या मतलब, या वैकेंसीज का नहीं आना था? मेन रीजन क्या था इसका? जब मेरा सर SSC GD में हो गया था तो हाँ मतलब खुशी थी कि 1 साल के अंदर अंदर ही मेरा सिलेक्शन हो रहा। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा फिजिकल था, मेरठ फिजिकल था मेरा। तो उसमें मुझे हाइट से निकाल दिया गया, पॉइंट के फर्क से। अच्छा। क्योंकि GD में ज़्यादा हाइट मांगते हैं। मेरी इतनी हाइट थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर्स जैसे भी होते हैं वो उसके बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन वहाँ से मैं डिमोटिवेट ज़्यादा हुआ। अच्छा। क्योंकि अच्छी तैयारी थी मेरी, सिलेक्शन भी हो गया था। आपको मैंने बताया भी था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिलेक्शन मैंने भी कहा था कि कोई बात नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब मैं सबको भी कहता हूँ, और तुमसे तो थोड़ा पर्सनली भी अटैच था मैं, है ना, फ्रेंडली भी थे, तुम्हारा डेडिकेशन देख के भी, लेकिन फिर भी तुम क्या डिमोटिवेशन कहाँ आ गए? उसके बाद फिर मैंने FCAT दिया। हाँ। FCAT में मैंने 3-4 दिए, उसमें इससे मेरा एक भी नहीं हुआ। लेकिन एग्जाम भी बहुत अच्छे गए FCAT के, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, समझ नहीं आया।
उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी सीएपीएफ होता है एसी, असिस्टेंट कमांडेंट, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ दिया, उसमें नहीं हुआ। उस एग्ज़ाम से मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा, इसमें मेरा क्यों नहीं हुआ? कि आपने भी समझाया भी कि हाँ इतना बड़ा एग्ज़ाम है, एकदम से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अच्छा, क्योंकि मैंने काफ़ी उससे एक्सेप्टेशन लगा ली थी उस एग्ज़ाम से। उसके बाद से मेरा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, डाउनफॉल हुआ। क्या मिला? डाउनफॉल होने से क्या मिला? मतलब आप डिमोटिवेट हुए, आपने कोचिंग क्विट की, कॉन्टेक्ट्स क्विट किए, बच्चों से कॉन्टेक्ट्स क्विट किए, इससे क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर। मैं सोच रहा था कि शायद माहौल ठीक नहीं है या फिर बच्चे अब आ नहीं रहे हैं मेरे साथ के, तो शायद मैं ना पढ़ पाऊँ। उनके साथ कोई कांटेक्ट बच्चों के साथ उस दौरान? उस दौरान बहुत कम कांटेक्ट हो गया था। मतलब यहाँ से निकलने के बाद कुछ बच्चे बचने भी लगे थे कांटेक्ट करने से। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि मन ही नहीं करता था। ऑनलाइन भी किया मैंने, ऑनलाइन भी थोड़े दिन रेगुलर रहा, उसके बाद नहीं रहा। इसमें वैकेंसीज ना आने का कितना कारण था आप लोगों को? मतलब या आप हैं या आपके साथ के बच्चे, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे बच्चे बाद में हुए, जैसे आप हुए वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन भी किया है ना, और जॉब में भी हैं, खबर भी मिली कि भैया हमारा हो गया है ना। सबका तो नहीं हुआ और सबका होता भी नहीं, लेकिन जिनका हुआ वो हुआ, वो कांटेक्ट में रहे, वो पढ़ाई में भी रहे, वो रेगुलर एग्जाम्स भी देते रहे, आपकी तरह देते रहे। जो छोड़ गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो आप जैसे इस चीज में आए, आपने दोबारा दिया फिर, तो इसमें किसका मतलब दोष माना जाए? वैकेंसीज का दोष माना जाए, इंस्टीट्यूशन का दोष मानते हैं आप, या स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल दोष मानते हैं? किस तरह का, मतलब किसको इसमें माना जा सकता है कि किसकी वजह से ज्यादा? नहीं सर, आपको पहले लगता था कि हाँ वैकेंसीज वगैरह का दोष है, या कुछ हद तक कोचिंग का भी लगा मुझे, लेकिन फिर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, दोष अपने में ही है। दोष अपने में ही है, क्योंकि अगर मैं डिमोटिवेट नहीं होता, कोविड टाइम जैसा था, उस टाइम कोचिंग वगैरह भी बंद थी, आपने ट्राई भी किया उस टाइम कि ऑनलाइन दे सके जितना आपसे हुआ, तो उस टाइम ऐसा था कि मैं लगातार पढ़ के सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन वो मैं बिल्कुल कंप्लीट ही बंद हो गया था मेरा पढ़ाई। डिमोटिवेट हो गए थे? डिमोटिवेट हो गया था, पढ़ाई बंद हो गई थी। और कुछ पर्सनल रीजन भी रहे, क्योंकि घर की कंडीशन में मम्मी कमाती थी, पापा है नहीं, तो मम्मी की कमाई भी बंद हो गई थी कोविड में। तो वो सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि मैं घर का अकेला लड़का हूँ। तो फिर कमाई भी स्टार्ट करी, धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किए। ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किए, 1 साल मैंने कोविड के टाइम में सिर्फ ट्यूशन पढ़ाई, और कुछ नहीं किया, सिर्फ कमाई उसी से थी। तो ये तो आपके पास्ट की कहानी हुई। अब आप वापस अपने ट्रैक पे आ गए हैं, और थोड़ा सा मैं सारे व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी किसी कारण से डिमोटिवेटेड है, या आपने रेगुलर रूटीन छोड़ दिया है पढ़ाई का, या वैकेंसी नहीं आने की वजह से, या कहीं आपके कोचिंग्स में लोग आपका साथ नहीं देते, तो वो कहीं नहीं देंगे साथ आपका, क्योंकि आपको चलना हमेशा अकेले ही है। और ये मैं शुरू से कहता हूँ कि आपको सिर्फ एक कुर्सी लेनी है, और आपकी एक कुर्सी के बगल में आपका दोस्त बैठे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो आप किसी का साथ, उस टाइम भी मैं आपको ये समझाता था, आज भी आपके साथ कोई दोस्त नहीं है, जो साथ थे वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलना शुरू कर दिए और उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। तो हम किसी की वजह से अपने को क्यों डाउनफॉल करते हैं, हम क्यों उसको डिमोटिवेट होते हैं, या हम अपनी स्टडीज को छोड़ते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जिस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको लेना है हमें, और जिसके साथ कर रहे हैं उससे लेना है हमें। कोई हो ना हो साथ में क्या फर्क पड़ता है? तो मैं तो यही व्यूअर से कहना चाहूंगा कि भाई कोई साथ चले या ना चले, आप अपना साथ मत छोड़िए, ठीक है। आप जिस डेडिकेशन के साथ आए हैं आप करते रहिए, रिजल्ट आएगा, यही है ना। क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए, अब सेलेक्ट होने के बाद भी आपसे बात तो नहीं करते, नहीं,
और उनके लिए आप क्विट कर रहे हैं या उनकी वजह से आप क्विट कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये बात कहाँ तक सही है? और जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, आप उसको क्विट कर रहे हैं। आप चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो, जो आपके लिए खड़ा है आप उसको क्यों क्विट कर रहे हैं? वो तो आज भी खड़ा है, मैं आज भी हूँ, मैं आज भी आपके साथ हूँ, हमारा ही तो कांटेक्ट है, आपका और मेरा कांटेक्ट आज भी है। आपको कहीं हेल्प चाहिए, आपको कुछ पूछना है, आप मिलने भी आ रहे हो, साथ वाले तो नहीं मिलते ना, साथ वाले आपको कहीं हेल्प करने जा रहे हैं कि भैया क्या है, कोई दुख है तो बताना, ऐसा तो नहीं होता। तो उस समय का जो ये दौर था दोस्ती यारी का, वो शायद नहीं होता तो आप कहीं होते, या उनकी वजह से कोई छोड़ के जा रहे तो जाने दो, उसके बाद बहुत पैसा है, छोड़ के जा रहे जाने दो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये मैं मैसेज देना चाहूंगा आप ही के माध्यम से बच्चों कि भाई किसी के लिए अपना मत नुकसान करो, अपना लगे रहो, क्योंकि यहाँ टाइम लगता है ना? अभी आज आपका CHSL का एग्जाम कैसा हुआ? ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हाँ, जैसे मैं पहले देता था, एग्ज़ाम देता था, मैं शुरू से ही अपने दोस्तों के साथ और आपसे भी डिस्कस करता था कि वो मज़ा नहीं आ रहा एग्ज़ाम देने में। लेकिन हाँ, आज ऐसा लगता है कि अब सेटिस्फेक्शन हद तक मिल रहा है एग्ज़ाम देके कि हाँ, प्री तो क्वालिफाई आराम से हो जाता है। मीन्स में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। तो हाल फिलहाल में उम्मीद कर सकते हैं कि SSC का भी पेपर निकलेंगे। अब इसमें क्या पैटर्न क्या था, लाइक मैथ्स कैसा था, रीजनिंग कैसी आई थी, इंग्लिश कैसा था, थोड़ा CGL और CHSL में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, लगभग पैटर्न सेम ही आता है। बस CGL में ये है कि मैथ्स थोड़ी एडवांस आ जाती है, CHSL में थोड़ा 19-20 का फर्क होता है दोनों में। तो मैथ्स अभी कितनी लाइक अप्रोचेबल थी, मतलब किया जा सकता है, और कितने टाइम की तैयारी के बाद मैथ्स अच्छा बच्चा कर सकता है, मतलब आज के एक्सपीरियंस से, मतलब कितना तैयारी चाहिए, या अभी ज्वाइन किया और अभी कर सकता है ऐसा पेपर, या फिर जो 6-7 महीने से लगातार लगा हुआ है वो उसको कितना परसेंट अप्रोच कर सकता है, क्या है उसका पैमाना, क्या है ना? अगर कोई अभी बिल्कुल बेसिक से आ रहा है तो वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा पैटर्न तो है CGL का या CHSL का, लेकिन जो 6 महीने से, 6 महीने भी नहीं, 6 महीने बहुत ज़्यादा है, 4 महीने से अगर कोई दिन में 4 या 6 घंटे भी लगातार जिसकी कॉन्टिन्यूटी है, खुद से वो अपने प्रति ईमानदार है, हाँ बिल्कुल, तो वो क्रैक कर सकता है, वो निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, प्री तो आराम से निकाल सकता है। मेंस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो गाइडेंस से 4-6 महीने में आराम से निकाल सकता है। मतलब ये मान के चले कि अगर 6 महीने से साल भर तक एक स्टूडेंट कंटिन्यूटी में अपने को रखता है और पढ़ाई को रखता है और प्रैक्टिस को रखता है, तो उसका लाइक एग्जाम क्रैक हो सकता है, अपने प्रति ईमानदार, अपने प्रति ईमानदार। ऐसा नहीं है कि जैसे हाँ आज मन नहीं कर रहा है, मैंने आज नहीं पढ़ा, वो ना। अगर 6 महीने में 180 दिन है तो वो 180 के 180 दिन लगातार पढ़े, तब उसका सिलेक्शन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आप भी बोलते हैं बात, मैंने आपसे बोला था एक बार, शायद आपको याद हुआ ना हो, कि मैंने आपसे पूछा था सर कि एग्ज़ाम है, इसमें 120 वैकेंसी है, तो आपने मुझसे छूटते ही बोला था कि तुझे तो एक ही सिलेक्शन लेना है, सीट तो मैं आज भी बोलता हूँ, तुझे 120 थोड़ी सीट लेनी है। तो मुझे बात आज तक याद है, सीट तो हमारी एक ही है, एक ही पोस्ट निकली है, तो उसे भरो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो वो निकाल सकते हो, और नहीं भी है कॉन्फिडेंट तो मेरा यही कहना है, हालांकि इसने बात याद दिला दी, तो मैं यही कहूंगा कि आप भरिए, दो में एक चीज होगा, या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे, और अगर आप असफल होते हैं और अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं इस चीज को पाने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि आप अगर असफल भी होते हैं ना, तो वो एक सफलता का मार्ग खोलता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखाएगा कि आप कहाँ असफल रहे और आगे चल के आपको और उसमें काम करना है। क्योंकि जब तक आप असफल, देखिए आप कितना भी मॉडल पेपर लगा लें, कितना भी टेस्ट सीरीज लगा लें, कितना भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लें,
आप वो फील नहीं कर सकते एग्जाम का जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके फील करते हैं। वो प्रेशर आप नहीं फील कर सकते जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके फील करते हैं। और उस रिजल्ट का को ना अपने ऊपर नहीं ले सकते जो रिजल्ट वहां पर आता है, क्योंकि यहां पर आएगा तो अरे यार कोई बात नहीं, अगले में कर लेंगे। वहां अगला नहीं है, वहां अगला साल है, फिर वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है कि नहीं। तो वो आपका पूरा साल 365 दिन खराब हो गया। यहाँ आपका क्या खराब हो, एक दिन खराब हो, कल दे देंगे या मन किया तो 2 घंटे बाद दे देंगे। तो इसलिए जितनी भी वैकेंसी आती है, तो मैं शुरू से कहता हूँ, क्योंकि रीजनिंग नहीं बदलनी कहीं भी, इंग्लिश नहीं बदलनी कहीं भी, मैथ्स नहीं बदलनी कहीं भी, जनरल स्टडीज नहीं बदलनी कहीं भी। बदलना क्या है, शुरू से बताता हूँ क्या बदलना है उसके अंदर। लेवल बदलना है। किसका? क्वेश्चन का। भाई अगर क्वेश्चन का लेवल ही बदलना है तो हम सारे लेवल तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये भी नहीं पता कि अगर सिलेबस में ये दे दिया जाता है कि परसेंटेज आना है, मैथ्स का परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या आना है मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मुझे तो ये समझ में आया कि परसेंटेज में क्या आना है वही पढ़ा दिया जाए एसएससी जीडी के अंदर। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर परसेंटेज में से क्या आएगा, भाई वो बता दो, वही पढ़ा देते हैं। परसेंटेज मतलब ओवरऑल आएगा, और उनमें से जो भी आएगा वो हम कर दें, और वही हर सिलेबस में आना है। तो भाई हर एग्जाम को देना चाहिए, और हर एग्जाम को देने के बाद ही आपका एक्सपीरियंस। आपने भी तो हर एग्जाम दिए होंगे, है ना, बिल्कुल लगा, जितनी वैकेंसी आ रही है भर ही रहे हो, है ना, और देख रहे हो कि सिलेबस कितना आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है ना, और कितना मतलब पढ़ा हुआ काम होता है कि नहीं। तो सीएचएसएल निकलेगा, चलिए बट बढ़िया, मिलेंगे सीएचएसएल निकलने के बाद भी। और नहीं तो हमारे पास एक तो अभी सेफ जोन में ही 5 साल से झुला रहा है, देखते हैं भाई 5 साल का रिजल्ट कब आता है। 5 साल कम नहीं होते, है ना। और 5 साल से पहले 3 साल का संघर्ष 2015 से, इतना पेशेंस चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो कभी वैकेंसीज नहीं आती, है ना, कभी रिजल्ट्स नहीं आते, कभी ज्वाइनिंग नहीं आती, कभी मेडिकल नहीं आते, तो हमें हारना नहीं है। अगर हमारा टारगेट है तो हमें उसको करते रहना है। तैयारी के बारे में अगर हम व्यूअर्स को बताना चाहें, अपने बच्चों को बताना चाहें, हमारे अपने ही बच्चे हैं जो नए हैं, कुछ मॉडर्नाइज हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, उनको बताना चाहोगे तो अपना एक्सपीरियंस कैसे साझा करो। तो तैयारी मैं ये मानता हूँ कि अपने अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग का मतलब जितने में आपकी कैपेबिलिटी है, जैसे आपके 1 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो आप उतना पढ़ो, ब्रेक लो, फिर दोबारा पढ़ो। हाँ, आप 2 घंटा पढ़ सकते हो, 2 घंटा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अगर आप कम से कम भी पढ़ रहे हो और लगातार पढ़ रहे हो, लगातार कहने का मतलब हर दिन पढ़ रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये नहीं कि आप सारा दिन पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन ब्रेक ले लिया, फिर अगले दिन पढ़े, फिर ब्रेक ले लिया, तो उससे फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, मेरा ये मानना है। अच्छा, तो आपकी जनरेशन को कैसे पढ़ना चाहिए? अगर जैसे आजकल की जनरेशन आती है, अजीबोगरीब जनरेशन है ना। पहले हम रिकमेंड कर देते थे 6 महीने का कोर्स मिनिमम करो, साल भर का करो। आजकल तो ऐसा आता है कि अगले महीने पेपर है। उनके लिए क्या कहा जाए? उनके लिए तो ये कह सकता हूँ कि अगले महीने पेपर है तो अगले महीने पेपर दो, हाँ, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, 1 महीने वाला अकॉर्डिंग, हाँ, 6 महीने वाला दोगे तो 6 महीने के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 महीने की मेहनत होगी तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो क्या मानना है, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कोई टीचर कितना पढ़ा सकता है? क्योंकि हम तो बताएंगे तो टीचर की कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगता है, क्योंकि लोग पढ़ा भी रहे, क्रैश कोर्स ही जाते हैं, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, ये नहीं पढ़ा तो नौकरी नहीं लगी, इसे पढ़ लो 100%, उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्रैश कोर्स तो क्या उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए हो सकता है क्रैश कोर्स जो पहले से पढ़े हों, बेस स्ट्रॉन्ग हो उनका, और जो पहले से तैयारी कर रहे हों और वो डीमोटिवेट हो गए हों, 1 महीने में मोटिवेट हो गए एग्जाम दे सकते हैं। ओके। उनके लिए क्रैश कोर्स। फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर्स के लिए क्रैश कोर्स मिनिमम कितना ड्यूरेशन आपको लगता है? कोचिंग पढ़ाई के लिए, फिर सेल्फ स्टडी के लिए, फिर
एनालिसिस के लिए, ये सारा प्रोसेस मिलाया जाए तो कितना टाइम देना चाहिए फ्रेशर्स के लिए? अगर एसएससी की बात करें तो 6 महीने कम से कम फ्रेशर्स के लिए लगेंगे। कम से कम कम से कम। वो कितने घंटे अगर पढ़े डेली तो? वो तो सर खैर सबकी अलग अलग बात होती है, फिर भी मिनिमम जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गया, और ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश हो गई, तो 4 घंटे भी अगर मिनिमम पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि 6 महीने में जिसके अंदर 4 है वो नौकरी ले सकता है। ये आपने अपने फेल्योर की हिस्ट्री से पाया? हाँ। जो फेल्योर की हिस्ट्री, ये भी एक अजीबोगरीब इंटरव्यू है, हम फेल्योर हिस्ट्री देख रहे हैं, है ना। सक्सेसफुल स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी, हम लोग फेल्योर्स की हिस्ट्री देखते हुए सक्सेसफुल होने का माध्यम जान रहे हैं कि इतना समय के बाद भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत है। चलो, अच्छा लगा देख, आप आए, मिले, कुछ ऐसे ही हमारी बीच में बातचीत हो गई, कुछ लोगों तक मैसेज पहुंचा। भगवान से दुआ करेंगे आपका जल्दी सिलेक्शन हो, इतने लंबे समय का संघर्ष खत्म हो, है ना। आप फिर मिले, मिठाई का डिब्बा मिले, हम दोनों खाएंगे बैठ के, कुछ आपकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से, एक सक्सेसफुल स्टोरी भी रिकॉर्ड करने का मौका मिले, ऊपर वाला हमें मौका मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।